औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, जो हमने प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन क्या होती है और फ्रैक्शन क्या होती है और फ्रैक्शन की हमने एग्जांपल भी डिस्कस की थी। उसके साथ फिर हमने देखा था कि फ्रैक्शन जो है उसके हमारी रोज़मर्रा लाइफ में क्या नुकसानात हैं और क्या फ़वाइद हैं। यानी कि हमने पढ़ा था कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब बच्चों देखिए ना, हमारे पास कोई ना कोई जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने का हल होता है। कोई भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम भी जो है उसका कोई ना कोई हल होता है। जैसे अब फ्रैक्शन है तो अब कुछ ऐसी जगह है जहाँ हमें फ्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उधर फ्रैक्शन इन्वॉल्व अगर हो जाए तो हमारी जो है ना उससे फ्रैक्शन से उस चीज़ पे डिफेक्ट बन सकता है, उस पर डिफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन हम फिर कैसे ख़त्म कर सकते हैं? जो फ्रैक्शन हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और वो हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? ठीक है बच्चों, तो मैंने पिछले लेक्चर में बात आपको बताई थी, इसको थोड़ा सा मैंने जो है ना हाउ नाउ किया था, थोड़ा सा बताया था कि फ्रैक्शन को कैसे कम करते हैं। तो फ्रैक्शन को कम करने के कुछ तरीक़ाकार हैं, यानी कि मेथड हैं, और वो है जी जिसका नाम है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रैक्शन। मेथड को कम करने के तरीक़ाकार या मेथड को कम करने के तरीके, फ्रैक्शन को कम करने के तरीके। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात? फिर सुनिए, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कम करने के तरीके कौन कौन से हैं, उर्दू में से कहते हैं। ठीक है, और ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसके बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला मेथड क्या है? सबसे पहला मेथड है जो हमारे पास, वो है मेकिंग द सरफेस स्मूथ। मेकिंग द सरफेस स्मूथ। बच्चों, जो आपके पास सरफेस है उसको सबसे पहले, जिसके ऊपर आप मूव कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप कोई काम कर रहे हैं और उसके अंदर फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, तो उसको आप सबसे पहले क्या करें? स्मूथ बनाएं। स्मूथ से मुराद, जिस तरह मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि जब आप एक कमरा बनाते हैं तो सबसे पहले आप जब कमरा बनाते हैं तो ईंटें लगी होती हैं। अब बच्चों, ईंटें जो होती हैं उसके ऊपर आप रब करें ना जब, तो आपके हाथों में जलन होती है। अब वो फ्रैक्शन ज़्यादा है, अब एक किस्म की वो फ्रैक्शन हमारे उस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। अब उस फ्रैक्शन को हमने कैसे ख़त्म करना है? उस सरफेस को स्मूथ बनाकर। तो स्मूथ मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं, प्लास्टर कर देते हैं, डिस्टेम्पर कर देते हैं, तो वो सरफेस स्मूथ हो जाती है। इसी तरह और भी जिधर जिधर आप जो आपकी फ्रैक्शन अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है, तो आप उस सरफेस, जिस सरफेस के ऊपर आप उस सरफेस को सबसे पहले स्मूथ करें, स्मूथ बनाएं। समझ आ रही बात? ठीक है बच्चों, सेकंड नंबर पे आपके पास क्या है? सेकंड नंबर पे आपके पास है स्ट्रीम, मेकिंग स्ट्रीम लाइन शेप। स्ट्रीम लाइन शेप का मतलब क्या है? नोकदार शेप। कौन सी बच्चों? नोकदार शेप, मछली की तरह की, जिस तरह के, दैट इज फिश कि आपके पास जितनी भी, ये मैंने बच्चों सिर्फ पॉइंट लिखा है,
समझ आ रही बात। स्ट्रीम लाइन शेप यानी कि जितनी भी आपकी चीज़ें, आपके ऑब्जेक्ट्स जो तेज़ मूव करते हैं, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, उनकी शेप को नोकदार बनाया जाए। अगर उनकी शेप को स्ट्रीम लाइन बना दिया जाए तो उसके अंदर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाती है। फिर सुने बच्चे कि अगर आपके पास जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह के फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर बच्चों क्या है, कार है, एरोप्लेन है, कार है, एरोप्लेन है, ETC, ठीक है, बुलेट ट्रेन है आपके पास। आप ज़रा देखें बच्चे, गौर आपने किया होगा अपनी रोज़मर्रा लाइफ में कि वो जो कार होती है ना, उसकी शेप यूं बनी होती है, ऐसे ऐसे है ना बच्चों। समझ, आगे जो उसका बानट होता है, आप आगे से खड़े होकर उसको देखें तो उसकी शेप बिल्कुल ऐसे होती है, नोकदार जिस तरह होती है, ठीक है। इसी तरह एरोप्लेन भी आपने देखा होगा, उसकी भी नोकदार होती है। बुलेट ट्रेन आपने देखी है, उसकी भी आगे से इस तरह नोकदार होती है, यानी कि स्ट्रीम लाइन, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो कि फास्ट मूव करते हैं, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, हमेशा उन ऑब्जेक्ट्स जो है उनको स्ट्रीम लाइन शेप बनानी चाहिए। उनकी शेप कौन सी बनानी चाहिए, स्ट्रीम लाइन। अब इसकी वजह क्या है, क्यों, वाई, क्यों स्ट्रीम लाइन में बनानी चाहिए, फॉर मिनिमाइज द एयर फ्रिक्शन, या दूसरे वर्ड में एयर रेजिस्टेंस, बुक वाले ने जो लिखा है। बच्चों, जब हमें जो फास्ट मूविंग आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जो तेज़ मूव करते हैं, उनको स्ट्रीम लाइन उनकी शेप बनानी चाहिए। अगर आप उसकी स्ट्रीम लाइन शेप बनाएंगे तो क्या होगा कि जब वो मूव कर रहे हैं तेज़ी से, आगे से हवा की रेजिस्टेंस उसके ऊपर पड़ी है, यानी कि वैसे तेज़ी से मूव कर रहे हैं, आगे हवा का दबाव जो है, एयर रेजिस्टेंस जो है, वो उसको क्या कर रही है, अपोज कर रही है, ठीक है। जब अपोज कर रही है तो जब शेप स्ट्रीम लाइन होगी, यानी कि नोकदार होगी, तो जितनी भी वो एयर रेजिस्टेंस है वो साइडों से क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी, और वो गाड़ी सीधी प्लेन अपनी स्पीड में मूव करती रहेगी, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस का फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए आप अपनी देख लें रोज़मर्रा लाइफ में जितनी भी फास्ट मूविंग चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे जो है ना स्ट्रीम लाइन शेप होते हैं। क्यों, फॉर मिनिमाइज द एयर रेजिस्टेंस और एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन को जो एयर रेजिस्टेंस को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। बच्चे देखें ना, अगर इस तरह सीधी, ये इसकी शेप ये है, ये है, ठीक है, जब ये ऐसे मूव कर रही है, अब देखिए हवा का जो आगे एयर रेजिस्टेंस है वो इस पूरी सतह पे, इधर भी पड़ी है, सब पे पड़ी है ना, पूरी सरफेस पे, ठीक है। अब जब एयर रेजिस्टेंस पूरी सरफेस के ऊपर पड़ी है तो इसका मतलब है उसका दबाव ज़्यादा हो गया है। जब दबाव ज़्यादा हो गया तो आप आगे जब मूव करेंगे तो उसका प्रेशर पीछे की तरफ आप ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जब बढ़ेगा तो आपकी जो आपकी स्पीड होगी मूविंग, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आ रही बात। इसलिए वो आपकी गाड़ी तेज़ मूव नहीं कर सकेगी, ठीक है। तो आप जब आपके पास इस तरह नोकदार होगी तो आपके पास जो एयर रेजिस्टेंस सामने से आ रही है वो सिर्फ इस थोड़े से जगह पे लग रही है, बाकी जितनी है वो साइडों से क्या हो रही है, गुजर के साइडों से जा रही है। और इसलिए उस गाड़ी की स्पीड, उस चीज़ की स्पीड जो आपके पास सब्जेक्ट है उसकी क्या होगी, बरकरार रहेगी, उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ आ रही है बच्चों बात। तो इसलिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है उनको क्या बनाया जाए, स्ट्रीम लाइन बनाया जाए। उसके बाद बच्चों जो तीसरा पॉइंट है लुब्रिकेटिंग द सरफेस, ठीक है। क्या है जी, लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस। सरफेस को लुब्रिकेट करें। इसके मैं आपको बताता हूँ बच्चों, लुब्रिकेटिंग का मतलब क्या होता है। आप पंजाबी में नहीं कहते हैं कि हमने किसी चीज़ को ग्रीस दी है, कहते हैं ना कि साइकिल को जी हमने ग्रीस दी है, ऑयल दिया है, साइकिल के चैन के अंदर हमने ऑयल दिया है या ग्रीस दिया है। अब वो बच्चों उसको कहते हैं लुब्रिकेटिंग,
ठीक है। क्यों कि जो स्लाइडिंग सरफेस है जब वो बॉडी मूव कर रही है उस स्लाइडिंग सरफेस और बॉडी के दरमियान, बॉडी की सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो बॉडी सही तरह मूव नहीं कर सकती। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए फिर हम उसके अंदर ग्रीस, ऑयल, वो जिस तरह चैन की मैंने कल एग्जांपल दी थी कि गोल चैन है उसके अंदर हम ऑयल या ग्रीस दे देते हैं, फिर वो क्या हो जाती है, स्मूथ बन जाती है। फिर वो आपकी स्पीड उस गाड़ी, उस साइकिल की वो जो है क्या हो रहेगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गई है। ठीक है बच्चों, कल हमने यही बात की थी कि जितनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर इतनी उनकी स्पीड हमेशा कम होती चली जाएगी। तो इसलिए हमें जो है ना फ्रिक्शन को कम करना चाहिए, उसको पुर्जों को ऑयल दे के, ग्रीस देकर। ठीक है, तो लुब्रिकेट का मतलब बच्चों ये होता है। अब देखिए मैं जो अक्सर बात करता हूँ, आप जब पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं बाइक में, किसी चीज़ में, तो जो बड़े बड़े पेट्रोल पंप्स हैं, अटक वाले जो भी हैं, आप बच्चे अगर देखें ना तो जिधर वो मशीन लगी होती है पेट्रोल डालने वाली, उसके साथ एक स्टैंड सा बना होता है। उस स्टैंड के अंदर ऑयल पड़े होते हैं, ऑयल के मतलब डब्बे पड़े होते हैं। ठीक है, आप उसके ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा, उसके ऊपर लिखा होता है लुब्रिकेटिंग। ठीक है, लुब्रिकेटिंग। ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पढ़ो और हर एक ऊपर लिखो। जो हमारे पास अपग्रेड हैं, जो अच्छे अच्छे हमारे पास पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं, उनके ऊपर जो अक्सर अलग स्टैंड के अंदर वो ऑयल के डब्बे और वो चीज़ें पड़ी होती हैं और ऊपर लिखा होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल या लुब्रिकेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो बच्चों क्या होता है, वही चीज़ होती है ना कि गाड़ी का अगर जब ऑयल ख़त्म हो गया है तो उसके अंदर फ्रिक्शन बढ़ रही है तो वो उसके अंदर डालते हैं। इस तरह बाइक के अंदर भी इसी तरह बिल्कुल सिस्टम है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात? ये आपने देखा होगा कि जब आप बाइक चलाते हैं उसके अंदर अगर ऑयल चैन और उस गरारी के अंदर ऑयल जैसे जैसे खुश्क होता चला जाता है वो उसके अंदर आवाज़ आना शुरू हो जाती है और वो सही मूव भी नहीं कर सकती, फिर हम उसको लुब्रिकेट करते हैं। ठीक है, तो लुब्रिकेटिंग का मतलब आपको समझ आ गया बच्चों। लुब्रिकेटिंग क्या होता है? तो स्लाइडिंग सरफेस को लुब्रिकेट करना चाहिए। जो आखिरी है वो है जी यूजिंग बॉल बेयरिंग। 4 नंबर में बच्चों क्या है? यूजिंग बॉल बेयरिंग और रोलिंग बेयरिंग। और बच्चों ये बात जरा समझे, हमें हमेशा रोलिंग या बॉल बेयरिंग यूज़ करनी चाहिए। इसी वजह से आपकी साइकिल जो है, आपकी जो बाइक है, उसको जो बेयरिंग गाड़ियों के आता के जो है बेयरिंग है वो गोल शेप के होते हैं, वो रोलिंग शेप के होते हैं। क्यों बच्चों? उसकी वजह क्या है? रादर देन स्लाइड सरफेस देन स्लाइड्स। ठीक है बच्चों, या आप स्लाइडिंग कह लें। बच्चों हमें हमेशा बॉल बेयरिंग या रोलिंग बेयरिंग जो है वो अपने उस गाड़ी के अंदर, बाइक के अंदर जो चीज़ें मूव कर रही हैं उनके अंदर यूज़ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन जो स्लाइडिंग होती है सीधी सरफेस, उसके अंदर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। देखिए बच्चे कैसे कि आप देखें ये फॉर एग्जाम्पल इस तरह है, इसके ऊपर जो चीज़ स्लाइड कर रही है। अब देखिए ये कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है दो बॉडी के दरमियान, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा है तो हर एक पॉइंट में फ्रिक्शन होगी, इस वजह से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। समझ आ रही बात? लेकिन जब जो बॉडी रोल करती है तो यार देखिए बिल्कुल इसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है इस और इसके दरमियान जो बिल्कुल कम है, तो वो कुछ देर के लिए इधर रोल करेगी, कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए आएगी, फिर गुजर जाएगी, फिर आएगी, फिर गुजर जाएगी। तो इसका मतलब है उसके अंदर फिर फ्रिक्शन का इफेक्ट बहुत कम उसके ऊपर लगेगा। समझ आ रही बात? लेकिन इधर तो इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट बहुत बड़ा है, जितना बड़ा होगा इतनी उसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा इन्वॉल्व होती जाएगी, उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी। जितनी थोड़ी कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा, बिल्कुल थोड़ा सा शॉर्ट टाइम के लिए इसके साथ वो कॉन्टैक्ट करती है, तो इसलिए इधर फ्रिक्शन कम होगी तो वो तेज़ी से मूव करती है। ठीक है बच्चों, इसलिए वो कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन
स्लाइडिंग फ्रैक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये जो उसने थ्योरेटिकल लिखी हुई है, समझ आ रही बात। तो मैंने इसको फार्मूले की शक्ल में, आर का मतलब है रोलिंग और एस का मतलब क्या है स्लाइडिंग। आर का मतलब क्या है बच्चों रोलिंग और एस का मतलब क्या है स्लाइडिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो वो कहता है कि हमें ज़्यादातर रोलिंग चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, जिस तरह बॉल बेयरिंग है, ठीक है, जिस तरह आपके पास बेयरिंग होता है, बेयरिंग आप अक्सर यूज़ करते हैं। हम कहते हैं ना कि गाड़ी का बेयरिंग टूट गया है, साइकिल का बेयरिंग ख़राब हो गया, टूट गया है। अब उसकी वजह बच्चों क्या होती है टूटने की, कि जब वो मूव करता रहता है तो हम उसके अंदर लुब्रिकेटिंग नहीं करते, तो वो खुश्क हो जाते हैं पुर्जे। जब खुश्क होते हैं तो वो रगड़ खाते हैं, तो ऐसे तक घिस जाते हैं, वो घिसते घिसते क्या हो जाते हैं टूट जाते हैं, ठीक है। तो वो बेयरिंग टूट जाता है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, MCQs भी आपसे पूछा जा सकता है, समझ आ रही बात, कि द रोलिंग फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन। रोलिंग फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। रोलिंग फ्रैक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रैक्शन से कम होती है, समझ आ रही है बच्चों बात। अब बच्चे देखें, ये तो आपके पास थे मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रैक्शन, आसान है बच्चों, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो अगला टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है जी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसी। यूनिफॉर्म का मतलब बच्चों क्या होता है एक जैसी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है एक जैसी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर यानी कि सर्कुलर मोशन। तो बच्चों सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सर्कुलर मोशन होती क्या है। ठीक है, द मोशन ऑफ बॉडी along a circular path are called circular motion। ठीक है बच्चों, जब कोई जिस्म गोल दायरे में हरकत करता है, जब कोई जिस्म गोल पाथ पे हरकत करता है, तो उसकी जो हरकत होती है उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब चूँकि वो लगातार इस दायरे के अंदर ही बार बार मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म। ठीक है, एक जैसी। ठीक है बच्चों, तो वो कहता है कि जब कोई जिस्म दायरे में हरकत करता है, कर्व पर यानी कि गोल शक्ल के ऊपर, गोल पाथ के ऊपर जब हरकत करता है, तो उसकी हरकत को क्या कहते हैं सर्कुलर मोशन। बच्चे जिस तरह की रोज़मर्रा लाइफ में आप देखते हैं, आपने किया भी होगा तजर्बा, आप एक स्टोन लें, आप एक स्टोन लें, पत्थर लें, उसके साथ रस्सी या धागा बांध, स्ट्रिंग बांध दें, और बांध के इस तरह धागा, ठीक है, या वो स्ट्रिंग बांध कर आप उसको ऐसे घुमाते हैं, गोल गोल ऐसे घुमाते हैं ना बच्चों। आप क्या करते हैं, एक स्टोन लेते हैं, स्टोन को स्ट्रिंग के साथ बांध कर, ठीक है, आप उसको गोल इस तरह घुमाते हैं। आप बच्चों जब उसको आप इस तरह पहले देखें ना, शुरू में हल्की स्लो होता है, फिर आप ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि शुरू में वो पत्थर आपको नज़र सही आ रहा होता है, लेकिन जब जैसे स्पीड उसकी तेज़ होती चली जाती है, वो पत्थर आपको उसको कम नज़र आना शुरू हो जाता है। वो नज़र नहीं आता कि वो क्या है, पत्थर है या कोई और चीज़ है। अब वो क्या है कि वो एक ही स्पीड में मूव कर रहा है, ठीक है, तेज़ एक ही स्पीड में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी अब स्पीड क्या हो गई है, यूनिफॉर्म हो गई है, और वो क्या है, सर्कुलर है, इस तरह सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप एक स्टोन को जब बच्चों स्ट्रिंग के साथ बांध कर घुमाते हैं, तो ये भी एक किस्म की क्या है, सर्कुलर मोशन है। ये भी एक किस्म की क्या है, सर्कुलर मोशन है। इसकी बच्चे एक और एग्जांपल दिया है, ठीक है, और वो एक तो मैंने आपको स्टोन वाली बताई है, और एक और क्या है,
मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। चांद की ज़मीन के इर्द गिर्द जो हरकत होती है वो भी सर्कुलर पाथ पे होती है और उसको भी हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास था कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। इसकी और भी बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जांपल हैं। एक बात याद रखिएगा कि कुछ ऐसी हमारे पास एग्जांपल मौजूद होती हैं कि जिनको हम देख के ऐसा हमें लगता है कि वो जो है सर्कुलर हैं, लेकिन वो सर्कुलर उनकी मोशन होती नहीं है। जिस तरह आपके पास जो फ़ैन है, पंखा लगा हुआ है, आप समझते हैं कि इसकी हरकत जो है, इसकी मोशन जो है वो सर्कुलर है, लेकिन नॉट ये रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग। ये सर्कुलर नहीं है, ये बच्चों रोटेटरी है। ठीक है, रोटेटरी में जो ना एक्सिस के इर्द गिर्द घूमा जाता है और सर्कुलर में पूरे पाथ पे घूमा जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें कुछ रोज़मर्रा लाइफ में ऐसी एग्जांपल मिलती हैं कि जिनको देख के हमें ये लगता है कि ये सर्कुलर मोशन हो रही है, लेकिन वो सर्कुलर मोशन नहीं होती, बल्कि उसकी वो रोटेटरी भी हो सकती है। ठीक है, समझ आ रही बात। तो ये बच्चों आपके हमारे पास ये टॉपिक था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसकी फर्दर आगे दो टाइप्स हैं कि सर्कुलर मोशन में क्या ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी फोर्स है जो इस सब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाती है, जो उसको मूव करवाती है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके साथ उसके एक अपोजिट फोर्स होती है जो उसको टाइट रखती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।